उर्दू पर। उर्दू की खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। किसी भी बीमारी को खौफ ना समझकर उसका सामना करना, मुश्किल वक्त पर आपके और आपके परिवार का ख्याल रखना, दर्द में जूझ रहे लोगों के दर्द को बांटने की एक कोशिश है पैलिएटिव केयर। नाजरीन, जब भी हमारे परिवार में कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसके साथ पूरा परिवार उस मुश्किल वक्त को फेस करता है। तो ऐसे में पैलिएटिव केयर जो होती है वो एक ऐसी मदद होती है जो कि किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे या कैंसर जिसे हम कह सकते हैं उस बीमारी से जूझ रहे इंसान की जो जिस्मानी दर्द है उसे तो कम करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है जीने का वो भी बढ़ाने की कोशिश करता है। पैलिएटिव केयर का जो मकसद होता है वो हमारी जिस्मानी दर्द और हमारी ज़हनी परेशानी को कम करना होता है। इस केयर में दवाइयों के साथ साथ एक मरीज़ को उसको इमोशनल, फिज़िकल और मेंटल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट के साथ डाइट और रिलैक्सेशन के ज़रिए हम उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप भी पैलिएटिव केयर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या आपका अपना कोई कैंसर से जूझ रहा है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, उसके दर्द को कम करना चाहते हैं, तो आज की ये पेशकश आपके लिए बेहद ख़ास है। बस आप अपने सवालात हमारे माहिरीन से पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल करना होगा। लेकिन पहले देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। नाजरीन, एक सेहतमंद जिस्म और एक खुशगवार जिंदगी हर किसी की सबसे पहली ख्वाहिश होती है। ये जो हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये दरअसल एक पुरसुकून जिंदगी की खातिर ही तो होती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जिंदगी की भागदौड़ में सेहत पीछे रह जाती है, या यूं कह लीजिए कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इस हद तक नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं कि किसी बीमारी की जाहिर होने वाली अलामात को भी खातिर में नहीं लाते। नाजरीन, ये बात काबिल गौर है कि कोई भी बीमारी पूरी तरह जाहिर होने से पहले हमें अलामात के जरिए आगाह करती है, और इसका मतलब ये होता है कि हम चौकन्ना हो जाएं और किसी माहिर डॉक्टर से फौरन रुजू करें। कैंसर के सिलसिले में भी ये पूरी तरह लागू होता है, जो इंसानों में होने वाला सबसे मोहलिक और जानलेवा मर्ज है। कैंसर से मुराद एक ऐसी बीमारी से है जिसमें जिस्मानी सेल्स बेकाबू होकर तकसीम होने लगते हैं, और फिर यही सेल्स नॉर्मल सेल्स को भी तबाह करके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। हमारे जिस्म का ग्रोथ कंट्रोल करने वाला निजाम खराब हो जाता है, और इस तरह पुराने उम्र रसीदा सेल्स अपने मुतय्यन वक्त पर खत्म नहीं हो पाते, और नए बनने वाले सेल्स भी बिला जरूरत बनते रहते हैं। ये सेल्स बेकाबू होकर एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। कैंसर एक जेनेटिक मसला भी है, जो मौरूसी बीमारी कहा जा सकता है, यानी किसी को कुनबे में हो तो फिर इसके होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, या कुछ ऐसे अवामिल सरजद होते हैं जिनसे हमारे जिस्म का ग्रोथ को काबू करने वाला निजाम दरहम बरहम हो जाता है। ये जिंदगी में किसी भी वक्त हमारे डीएनए में नकाइस की वजह से हो सकता है, और ये खराबियां मुख्तलिफ माहौलियाती अनासिर जैसे कि यूवी रेडिएशंस, सिगरेट नोशी और तंबाकू का इस्तेमाल, केमिकल्स या रेडियो एक्टिव अशिया से तादेर राबते के बायस पैदा होती हैं। कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इसीलिए जिस्म में किसी एक हिस्से में काफी दिनों तक होने वाले दर्द या किसी गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और फौरन माहिर डॉक्टर से राब्ता करके जांच करानी चाहिए, ताकि इस मोहलिक मर्ज का पता पहले मरहले में ही चल जाए। वाज़ेह रहे कि जितनी जल्दी कैंसर के होने का पता चलेगा, इलाज में उतनी ही आसानी होगी। आज तिब्बी साइंस ने
इतनी तरक्की कर ली है कि इस मोहलिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर के मरीजों की जिंदगी को काफी हद तक आसान बनाने के लिए भी मुख्तलिफ तरह की कोशिशें की जाती हैं। इस मर्ज के बढ़ने से दर्द भी शदीद होता जाता है, तो उसे किस तरह अद्वियात और मुख्तलिफ थेरेपी से कम किया जा सकता है, इसका भी इंतजाम होता है। पेन एंड पैलिएटिव केयर कैंसर में मुब्तला मरीजों की मजमूई देखभाल की खिदमात होती हैं, जिनमें मरीज के जिस्मानी दर्द और जहनी परेशानियों का ख्याल रखा जाता है। इस तरह की खिदमात में खास तरबियत याफ्ता अफराद बीमारी से होने वाली मुख्तलिफ जिस्मानी, जहनी और जज्बाती उलझनों से मरीज को निजात दिलाने की कोशिश करते हैं। मरीज को हर तरह की मदद फराहम करने की कोशिश की जाती है ताकि वो कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के खौफ से दूर रहे और उसका बोझ महसूस न कर पाए। इस तरह की खिदमात में मरीज के कुनबे वालों का भी अहम रोल होता है और अगर जरूरत हो तो उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। कैंसर अपने आप में एक तकलीफ देह मर्ज है, तो इस सूरत हाल में मरीज के लिए जितनी आसानी और सहूलत मुमकिन हो वो हमें जरूर फराहम करनी चाहिए। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है पेन एंड पैलिएटिव केयर इन कैंसर, जिसमें हमारे माहिरीन आपको समझाएंगे, बताएंगे कि आखिर पैलिएटिव केयर होती कैसे है और अगर कोई इंसान इस गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहा है तो ये किस तरह से उसकी मदद करती है, उसको ये बताने में कि वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वो एक बेहतर तरीके से जी सकता है। और इन्हीं सभी मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं कुछ ख़ास मेहमान, तो आइए आपका उनसे तारुफ़ कराते हैं। बिल्कुल नाजरीन, आज हमारे साथ 3 बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका उनसे तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर SVS देव, जो कि HOD हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स, साथ में IRCH एम्स, दोनों के डॉक्टर साहब HOD हैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। उनके साथ ही बैठी हैं प्रोफेसर सुषमा भटनागर। सुषमा भटनागर मैडम चीफ हैं IRCH एम्स की और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स की हेड भी हैं, जो कि झज्जर में स्थित है। उनके साथ ही बैठे हुए हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका पहला सवाल डॉक्टर देव मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कैंसर का नाम सुनते हमारे जहन में बड़ी एक कपकपी सी आती है और कैंसर के इंसिडेंट्स हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ने को देखने को मिल रहा है। ऐसा अगर आप एक आम आदमी से बात करें तो वो ये कहता है कि पिछले कुछ सालों में उतने इंसिडेंट नहीं होते थे जितने कि हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या सिनेरियो हमारे देश का, क्या वर्तमान स्थिति हमारे देश की कैंसर को लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि आपका समस्या जब तक समझेंगे नहीं उसका आपका सुलझा नहीं सकते हैं। आज के दिन में कैंसर आपका इंडिया में आंकड़े जैसी आ रही है, लेटेस्ट फिगर से आपका हर साल आपका करीब 13 लाख नया कैंसर पेशेंट डायग्नोस होते हैं इंडिया में, और उस पर करीब 8 लाख मरीजों का मौत हो जाती है जी, आज बहुत बड़ा के आंकड़ा दिन। है डॉक्टर साहब। हाँ जी, और पिछले 20 साल की हमने सर्वे किया हुआ है, इसमें बढ़ोतरी आई है, करीब 20 से 25% कैंसर आपकी बढ़ गया है। कैंसर जी 80 से, या अभी में आप अगर देखेंगे तो उसकी आपका नेचुरली नेक्स्ट सवाल आती है क्यों बढ़ रहा है जी। सो इसका आप देखेंगे तो कैंसर आपका एज रिलेटेड डिसीज़ है। जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है इंडिया में, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है, एंड पोल्यूशन, इंडोर एंड आउटडोर एंड लाइफस्टाइल्स, जी ये मेजर कारण है कैंसर बढ़ने की, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंस हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखा हुआ है। जी। वही चीज़ अभी आपका इधर इंडिया में देखने का मिल रहा है। जी, आपने काफ़ी स्टडीज़ भी की होंगी इस हाँ जी, बारे में डॉक्टर साहब, हाँ तभी आप उसी बेसिस पे बता रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए हमें डेटा मेंटेन करते हैं, हर कैंसर हर स्टेट में कितना हो रहा है। जी कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम चलती है, जी। तो आपको आंकड़े चाहिए। अगर कंट्री में कोई पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग बनानी जी। है, ट्रीटमेंट प्लान करना है, तो इसके लिए आपका एक अच्छा सा डेटा ज़रूरत पड़ती जी। है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर देव जो एम्स की कैंसर रजिस्ट्री है उसके इंचार्ज भी हैं, उसको हेड भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जो वर्तमान स्थिति है उसके आंकड़े हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। हाँ जी, तो इस पे आपका जो लेटेस्ट फिगर से दुनिया में पूरा कैंसर फिगर्स देखेंगे, 1,90,00,000 जी। एक साल का 2020 का फिगर है आपका। उस पे करीब 90 लाख का मौत हो रहा है हर साल, ये वर्ल्ड फिगर है।
इंडिया में आपका जैसे आपको बताया 13 लाख नया केस है, बट इंडिया में मुझे जहाँ से लगता है कि अभी जो कैप्चर जो कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है हमारे यहाँ। जी जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली वो सही फिगर नहीं है, जी। क्योंकि कैंसर रजिस्ट्री अभी सब जगह कवर नहीं कर रहा है। जी ये आपका आई वुड से इट्स ए टिप ऑफ द आइसबर्ग। जी सो इसका शायद 2 गुना इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट जी। ये ऑफिशियल फिगर है आज के जी दिन। डॉक्टर साहब, इसको फैलाने की ज़रूरत है, ये आप कहना चाह रहे हैं, ताकि और ज़्यादा पुख्ता आंकड़े सामने आ सके बिल्कुल। पूरे देश भर में। बिल्कुल इसीलिए गवर्नमेंट ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम जो है बहुत तेज़ी से फैला रही है। अभी पिछले 5 साल में 250 के ऊपर हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्रीज खुली हैं, तो हर कैंसर हॉस्पिटल में अभी कैंसर रजिस्ट्री होना जरूरी है, सो दैट आपका एक्यूरेट आंकड़े आपके पास हुए। बिल्कुल, जी, थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। डॉक्टर सुषमा, मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, जैसे बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर देव ने हमें बताया कि कैंसर बढ़ने के रीजंस क्या हैं सारी, तो हम देखते हैं कि जब कैंसर होता है किसी को तो उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो अपनी मतलब एक जीने की जो इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं खोने लगता है, तो ऐसे में उसे केयर की बहुत ज़रूरत होती है। और जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, मौजू है कि हम पैलिएटिव केयर कैंसर में उस पेशेंट को कैसे दे पाएँ, तो इससे पहले हम उसे दे कैसे वो केयर, पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये पैलिएटिव केयर होता क्या है। ये बहुत ज़रूरी है जानना, और हम सभी को मतलब पब्लिक को और हेल्थ केयर वर्कर सबको जानना ज़रूरी है कि पैलिएटिव केयर होता क्या है। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो आज हम लोग बताने जा रहे हैं। एक्चुअली पैलिएटिव केयर जब कभी भी पेशेंट किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहा हो, जिसमें कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज़ आती है, ऐसा नहीं है कि खाली कैंसर बट अदर डिजीज़ भी होती है, जैसे एंड स्टेज हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, किडनी डिजीज़, बट आज हम कैंसर के बारे में बात करें। तो जब जैसे हम लोगों के स्क्रीनिंग क्लिनिक होता है, उसमें हम देखते हैं कि 60 to 70% पेशेंट्स एडवांस स्टेज में आते हैं। राइट। और एडवांस स्टेज में पेशेंट जब आते हैं तो उनको काफ़ी पेन होता है, काफ़ी सिम्टम्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एडवांस स्टेज में ही खाली, बिकॉज जब भी कैंसर होता है ना तो पेशेंट को एकदम से शॉक लगता है, और उसको उसकी जो खाली फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, फिर उसकी साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, मतलब ये मुझे क्यों हुआ, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी थी, मैंने कभी मेरे दारू साथ नहीं ही पी ऐसा थी, क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतने सारे सवाल होते हैं। तो उन सबको मतलब कि एक टोटल केयर जो पेशेंट को दी जाए, कोई से भी पेशेंट को जो क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहा हो, उसको हम बेसिकली होलिस्टिक केयर कहना चाहिए, वो पैलिएटिव केयर कहलाती है। और पैलिएटिव केयर में हम खाली कंसंट्रेट पेशेंट की प्रॉब्लम्स पे नहीं करते, हम लोग रियलिस्टिक होप और ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन देके पेशेंट्स एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स, तो फैमिली मेम्बर्स भी हमारे एक टीम का पार्ट होते हैं। बिकॉज जब भी कोई पेशेंट किसी भी बीमारी से, कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, तो हम खाली पेशेंट पे कंसंट्रेट करते हैं, बट कितना फैमिली मेम्बर्स कितने बिकॉज इमोशनली अटैच्ड हैं, उनके पास इकोनॉमी कितने पावर नहीं है, और उनकी सारी घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, पूरे रात को वो पेशेंट पेन में रहता है, तो मतलब सारे वो भी सफ़र करते हैं। सो हमारा कंसंट्रेशन रहता है कि जब हम पेशेंट को देखेंगे तो फैमिली मेम्बर्स को भी एक रियलिस्टिक होप देके उनको भी एक स्टेज तक कंफर्टेबल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और उसमें पेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ पे हैं, और मैं चाहती हूँ कि हर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेन मैनेजमेंट और पैलिएटिव केयर का एक डिवीज़न, डिपार्टमेंट, सर्विसेज ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारी सफरिंग कंटिन्यू रहेगी और हमारे पेशेंट सफ़र करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बिल्कुल मैम, हम पैलिएटिव केयर पे और विस्तार से बात करेंगे और बेहतरीन तरीके से बात आपसे समझना चाहेंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो जी सर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम खुर्शीद अब्दुल्ला, मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी। सर कुछ साल पहले मेरी बॉडी में सर वो छोटी छोटी गांठें जो आने लगी है सिर्फ, तो डॉक्टर के पास मैंने कंसल्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि ये एडिपोस टाइप कुछ चीज़ें रहती हैं, तो ये कुछ नहीं करेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में मेरी जो मेरा बैक और जो बॉडी का कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे फिर से वो स्ट्रेस आने हो गए हैं, तो लेकिन उनमें थोड़ा दर्द भी होता है सर। तो इस रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन पूछना था। बिल्कुल डॉक्टर देव हमारे एक्सपर्ट हैं इस बारे में, बड़े ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या बताना हाँ जी, इनका देखिए समस्या सुनते हुए मुझे लग रहा है कि 2-3 कंडीशन है इस टाइप की प्रेजेंट कर सकती है। एक हम लाइपोमेटोसिस बोलते हैं, दूसरा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। जी। छोटी छोटी गिल्टी बन जाती है बॉडी में, 90% ये हार्मलेस होती है, बट जब भी आपको ध्यान रखना होगा कोई भी इसमें गिल्टी आपको तेज़ी से बढ़ रहा है या परेशानी कर रहा है, तुरंत उसका जांच कराना चाहिए, बायोप्सी कराना चाहिए, क्योंकि कंफर्म करें
कि 10% चांस है कि कभी कभी ये ट्यूमर्स आपका कैंसर में बदल सकता है। डॉक्टर साहब मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप कह रहे हैं बिनाइन ही होता है। बेनाइन होती है, बट जो भी आपको परेशानी कर रही है या तेज़ी से बढ़ रहा है तब आपको डॉक्टर के पास जाना है, बायोप्सी कराना जरूरी है, तभी आपका मतलब डायग्नोसिस जी, कंफर्म बायोप्सी से एक चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर नीरज, यहीं पर हम आपसे आपका नज़रिया जानना चाहेंगे कि होम्योपैथी में आप किस तरह से पैलेटिव केयर को देखते हैं। जी, देखिए पैलिएटिव केयर में सिर्फ पेशेंट का सिम्टम मैनेज नहीं होता, उसके अलावा उसमें जो तब्दीलियां आ रही हैं टोटल रिलीफ देने की चेष्टा की जाती है। जी, चाहे किसी भी तरीके से की जाए, उसमें टोटल केयर, होलिस्टिक केयर की बात होती है। बिल्कुल। और होम्योपैथी का जो अप्रोच है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच मानते हैं कि कैंसर किसी भी पार्ट का है, सिर्फ उसके लोकल सिम्टम को मद्देनज़र नहीं रखते, पेशेंट का टोटल एक प्रोफाइल देखा जाता है, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, वो Right. सारा प्रोफाइल समझते हुए एक टोटल हम इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन पे पहुंचते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और वो दवा दी जाती है और वो ही एक उसको उपचार सामने आता है। इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर सुषमा, जैसे कि सर ने बताया अभी कि पूरे ओवरऑल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और होलिस्टिक केयर की बात की, तो इस पे मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूँगी। क्या ये ज़रूरी है कि जब डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो रही हो, जब उन्हें ट्रेन किया जा रहा हो, तो उसी वक्त उनको इसकी भी नॉलेज दी जाए कि जब पेशेंट और डॉक्टर आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में आए या किसी तरह से जब भी पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो उसको ओवरऑल तरीके से उसको केयर करें। एब्सोल्युटली, कितना बढ़िया सवाल पूछा है। आई थिंक ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक सवाल है और ये तो पूरी गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की जब ट्रेनिंग होती है तो हमने डॉक्टर्स को कई सालों से, हमारी ऑलमोस्ट कितने डिकेड्स हो गए जब डॉक्टर्स को हमने केवल डायग्नोस करना सिखाया और ट्रीटमेंट करना सिखाया। और जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो तो हमने उनको ये सिखाया कि उसको ट्रीट करते जाओ और फिर उसके बाद जब तक उसका लास्ट वो ब्रेथ अपने आप बंद नहीं कर दे तब तक उसको ट्रीट करो। लेकिन एक समय जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब वो डायग्नोसिस हुआ है तब से लेके डायग्नोसिस करो, अच्छी बात है, ट्रीटमेंट करो, अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली हम एक ह्यूमन बीइंग को ट्रीट कर रहे हैं, राइट। एक सब्जेक्ट को ट्रीट नहीं कर रहे। बिकॉज हमने कितनी बार अब मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है, जब MBBS और MD कर रही थी मैं, कभी भी मुझे किसी ने नहीं बोला कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्टर और पेशेंट की ज़िंदगी में। अगर हमको डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वो ट्रस्ट लाना है वापस, जो पुराने ज़माने में था कि डॉक्टर एक बहुत ही अच्छा ओहदा हुआ करता था, वो लाना है तो हमको वो वापस कम्युनिकेशन स्किल सिखानी पड़ेंगी। सो उसी के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एडकॉम मॉड्यूल चालू किया था। एडकॉम मॉड्यूल का मतलब होता है कि MBBS स्टूडेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग एटीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड एथिक्स सीखने चाहिए। लेकिन अब वो कोई एक्चुअली में सिखा रहा है कि नहीं, कितना सीख रहे हैं, उसका कितना वो लोग ग्रास्प कर रहे हैं, आई थिंक उसका एक पूरा अच्छी तरीके से सब पूरा एक मापदंड होना चाहिए। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली हम यहाँ पे ह्यूमन को डील कर रहे हैं, तो वो ह्यूमन टच कैसे आएगा, ह्यूमैनिटी डेवलप करना। बिकॉज मैं अपने रेजिडेंट्स को हमेशा सिखाती हूँ कि ये सब चीज़ें तो हमको सीखनी है, पेन मैनेजमेंट कैसे करना है, मेडिकेशन कैसे यूज़ करना है, ब्लॉक्स कैसे लगाने हैं, ड्रग्स कैसे देनी है, बट ह्यूमैनिटी एक वंडर ड्रग है जिसकी कोई ओवरडोज नहीं होती, जिसकी कोई अंडरडोज नहीं होती। मतलब डॉक्टर पेशेंट को सिर्फ इतना कहते हैं आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो उसके अंदर की जो एक मतलब एक जो होप होती है वो बढ़ जाती है। हाँ, मतलब जल्दी ठीक होने का है तो मतलब वही है, डॉक्टर्स को रियलिस्टिक होप देना है। अगर ठीक नहीं हो सकते, होप ऐसा नहीं है कि हमेशा यही बोलना जरूरी है कि तुम ठीक हो जाओगे। होप के बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं। जब डायग्नोस होता है तब हमें डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए कि वो ठीक हो जाएगा और होप देनी चाहिए। बट जब रिकरेंस हो जाए तो हमको होप देनी चाहिए कि अब उसको सिम्टम्स नहीं होंगे, पेन नहीं होगा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पेन मैनेजमेंट। बट उसके बाद वो जब रिफ्रैक्टरी हो जाए और टर्मिनल स्टेज आ जाए तो पेशेंट को होप होती है कि ये सफ़र नहीं करे। सो होप हमेशा चेंज होती रहती है, बट उसके लिए डॉक्टर्स को और मेडिकल कम्युनिटी को समझाना पड़ेगा और हमें अपने साथ में नर्सेज को बहुत ट्रेन करना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली नर्सेज 24 आवर्स पेशेंट्स के साथ रहती हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मैम, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमारे देश में पैलिएटिव केयर को लेके। आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर देव, यहीं पे एक सवाल ये उठता है, क्योंकि आप एम्स की कैंसर रजिस्ट्री को हेड भी कर रहे हैं, पैलिएटिव केयर को आप किस तरीके से रजिस्ट्री में शामिल, आपकी कोई योजना है उसको शामिल करने की? और डॉक्टर साहब,
रिलैप्स के केसेस बहुत आते हैं कैंसर में। आप तो इतने सीनियर सर्जन हैं डॉक्टर साहब, आपने तो देखा ही होगा कि रिलैप्स बहुत होता रहता है। इन सब हालातों को देखते हुए, और एक सवाल यहाँ पर भी है, MD MS के जो कोर्सेज हैं, जो करिकुलम है जो हमारे डॉक्टर्स पढ़ते हैं, एक बार मेरी किसी सीनियर डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, वो जैसे मैडम ने बड़े अच्छे से बताया कि कम्युनिकेशन की बहुत कमी है। कम्युनिकेशन का चैप्टर एक चैप्टर है हेल्थ कम्युनिकेशन के ऊपर, क्योंकि मैं भी हेल्थ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इसी बारे में आपसे जानना चाहूँगा कितनी ज़रूरत है आज हमारे देश को। मैंने आपसे 2-3 सवाल डॉक्टर साहब पूछे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें पहला सवाल का जवाब ये है कि कैंसर रजिस्ट्री के हिसाब से अभी हम जो कैप्चर कर रहे हैं टोटल कैंसर बर्ड है, बट हमें ये ज़रूरी है कि ये भी कैप्चर करें कितना पेशेंट्स को पैलेटिव केयर नीड चाहिए, उनकी प्रोपोर्शन क्या है। तो उसी में अभी हम चर्चा चल रही है, एक स्पेशल रजिस्ट्री बनाएं पेशेंट्स जो पैलेटिव केयर के लिए आता है। तो जब तक मैं शुरू में भी बोला हूँ, जब तक आपके पास आंकड़े नहीं है ना पॉलिसी और प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा कंट्री जैसा इंडिया में आपको कोई भी चीज़ लाना है, डेटा इज़ द की। सो उसी के लिए अभी कोशिश चल रहा है। तो रजिस्ट्री में हमें स्पेशल रजिस्ट्री शुरू करना पड़ेगा। पहले क्या किया, आपका सिर्फ कैंसर नंबर्स के लिए हम लोग जोड़ते थे ये सब चीज़, बट अभी हमें पैलेटिव केयर का अलग करना पड़ेगा, जेनेटिक्स का अलग करना पड़ेगा, नई नई रजिस्ट्री का भी एक्सपेंशन हो गया। उससे डॉक्टर साहब पॉलिसी मेकर्स को भी काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर सुषमा, मैं आपसे इस पे ये जानना चाहूँगी कि अगर जैसे अब हमारे व्यूअर्स भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो कि उनका मानना ये रहे कि जैसे ऑलरेडी पेशेंट उनका हॉस्पिटल में है, तो उसे हॉस्पिटल केयर तो मिल ही रही है, तो ऐसा क्या फ़र्क है हॉस्पिटल केयर और पैलिएटिव केयर में कि आप उस पेशेंट को पैलिएटिव केयर मिले? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो। देखो हॉस्पिटल में, देखो कोई भी बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल आना है। जब हॉस्पिटल में उसको बहुत सीवियर पेन है और सिम्टम्स है तो उसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट है। बट इसके बाद भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, किसी की 3 मंथ्स, किसी की 4 मंथ्स, किसी की 6 मंथ्स, ऐसे फिक्स करना बहुत ज़रूरी नहीं। सारे टाइम इनको हम हॉस्पिटल में नहीं रह सकते। सो अब हम इनको कहाँ भेजेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम फैमिली मेम्बर्स को एम्पावर करें। इसीलिए इसमें बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि फैमिली और ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि अगर हम फैमिली मेम्बर्स को एम्पावर करते हैं, उनको अगर अच्छे से समझाते हैं कि वो तभी समझ पाएंगे जब हमने उनको रियलिस्टिक पिक्चर बता दी कि देखो डिजीज़ यहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा होता है कि डिजीज़ बढ़ रही है। ओनली थिंग डॉक्टर्स को और मेडिकल फैटर्निटी को एंडोर्स करना होता है कि जब उनको घर ले जाना हो तो उनको बहुत चिंता होती है कि कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें मेरे को भागना पड़ेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो वो उनको एम्पावर करना होता है कि अगर सीवियर पेन होगा तो ये इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, अगर ब्रेथलेसनेस होगा तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हो, और अगर टर्मिनल स्टेज आती है तो भी मैनेज कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि मैं अगर इस पूरे उसमें देखें, ग्रुप में सबसे ज़्यादा ब्रेव जो होते हैं वो होते हैं पेशेंट के घर वाले। डॉक्टर्स इतने ब्रेव नहीं हैं, बट फैमिली मेम्बर्स बहुत ब्रेव होते हैं। बस उनको एक बार हमें उनको बहादुर बनाना होता है, उनको समझाना होता है कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। देखो उनका लव्ड वन जा रहा है तो उनको दुख तो होगा और वो बहुत डिस्ट्रेस में भी रहेंगे, बट हमको उनको समझाना पड़ेगा कि इस तरीके से मैनेज करना है। और अगर हमने ये सिस्टम बना लिया कि हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया, पेन मैनेजमेंट दिया, सिम्टम मैनेजमेंट दिया, फैमिली मेम्बर्स को समझा दिया और उनको होम केयर, बिकॉज एवरीबडी इन द वर्ल्ड, अगर हमसे भी कोई भी पूछे तो एवरीबडी वांट्स टू डाई एट होम, बट हमारा क्या हो रहा है कि हर पेशेंट अस्पताल में जाता है, बिकॉज हम यही सोचते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं मिला इसलिए मर गया। तो हर पेशेंट को अस्पताल में जाना ज़रूरी नहीं है। तो ये है ज़रूरी कि, और पैलेटिव केयर में हम बहुत अच्छे से, हमारे जो IRCH में तो आई थिंक हम लोग IRCH और NCI में हम 100% कवरेज कह सकते हैं। और हमारा जो इंटीग्रेशन है, मतलब जो ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ जो हमारी मतलब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन बहुत ही स्ट्रांग है। और जब पेशेंट हमारा सिक होता है हम आपस में बैठ के बात करते हैं और सेम चीज़ हम फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं। और जब हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जब हमारी कंसेंसस हो जाती है कि नाउ डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो हम उसका सिम्टम मैनेजमेंट देते हैं और बहुत एग्रेसिव सिम्टम मैनेजमेंट देते हैं, और उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को समझा के उसको घर भेजने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। इसमें एक ह्यूमन टच वाली जो बात है वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी अट्रैक्ट कर रही होगी, हमें तो कर ही रही है, क्योंकि ट्रीटमेंट में अगर ह्यूमन टच आता है तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगी कि 10 से 15% पेशेंट्स के घर वाले होते हैं वो किसी भी हालत में नहीं ले जा सकते। बहुत सारे रीजंस होते हैं, को जॉइंट फैमिली है, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, एक ही कमरा है, तो भी अस्पताल में ज़रूरी नहीं है कि उनको एग्रेसिव ट्रीट किया जाए। एक अच्छा सा एक एरिया बनाया जा सकता है कि जहाँ पे हम टर्मिनली सिक पेशेंट जिनको केवल सिम्टम मैनेजमेंट देना है वो हम देते रहेंगे। और
एटलीस्ट वो उसके चारों तरफ घर वाले होंगे और वो जाएगा तो अपने घर वालों के बीच में जाएगा। अदरवाइज हमारा सिस्टम क्या बना रहा है, हमारे को क्या सिखा रहा है कि कोई भी सिक हो तो उसको आईसीयू में ले जाओ। हाँ। आईसीयू में ले जाके वो घर वालों से अलग वैसे हो भी जाता है, पेशेंट डर जाता है, घर वालों से अलग हाँ, हो जाता है, अलग हो उसकी जाता लास्ट है। सांस वो अपने घर वालों जी, से अलग। बिल्कुल मैम, ये तो हमने वेंटिलेटर्स और monitors एलोपैथिक use का नज़रिया काफ़ी विस्तार से जाना। अब हम होम्योपैथी का नज़रिया भी जानना चाहेंगे, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ पैथी। होम्योपैथी क्या नज़रिया रखती है कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर पेन मैनेजमेंट में होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ तक पेन मैनेजमेंट की बात आती है तो इसमें हमारी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट सर्जरी, पोस्ट कीमो, पोस्ट रेडिएशन जो पेन रिफ्लेक्ट होता है कहीं भी हो सकता है। नॉट ओनली दैट, पेन एक्यूट पेन हो सकता है, लॉन्ग टर्म पेन हो सकता है। एक्यूट पेन जैसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स होते हैं, बायोप्सी है या कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसके कारण से एक्यूट पेन हो सकता है। तो एक्यूट पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी दवाएं होती हैं। जहां क्रॉनिकली पेशेंट थेरेपेटिक पेन मैनेजमेंट की बात जहां तक आती है तो वहां पर हमारी जो दवाएं हैं, साथ साथ जो एलोपैथिक या दूसरी कन्वेंशनल दवाई चल रही हैं उनके साथ साथ हम लोग अपनी दवाएं चलाते हैं और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और देखा जाता है कि टर्मिनल स्टेजेस के अंदर खास करके जहाँ एक्यूट बहुत पुराना पेन और बहुत ही पेनफुल जब पेशेंट डेथ के नियर होता है तो वहाँ पर हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो उसको पेन रिलीफ के साथ साथ अपना आराम से वो कंफर्टेबली मतलब डाई आउट कर सकता है। तो होम्योपैथी के पास भी होप है जी, क्योंकि मरीज़ इसके साथ साथ उसको भी चालू रख सकता है। और आप ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि एलोपैथी को रोका जाए, साइमल्टेनियसली चल पैरेलली सकता है। पैलिएटिव में बेसिकली यही आता है कि कुछ भी तरीके से पेशेंट को हम रिलीफ दे पाएँ। राइट, इट कैन बी कन्वेंशनल, इट कैन बी एनी अदर थेरेपी, बिकॉज आई थिंक पेशेंट भी इस चीज़ को समझ जाता है कि अब मेरा स्कोप नहीं रहा तो कहीं से भी उसको रे ऑफ लाइट मिलती है तो वो उधर की तरफ जाता है। एंड होम्योपैथी बेसिकली कैन हेल्प इन दिस केसेस। बिल्कुल ह्यूमन टेंडेंसी है, जहाँ से रे ऑफ होप आती है आदमी उसी की तरफ जाता है। जी, डॉक्टर देव, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि क्या हर एक जो कैंसर पेशेंट है जो पेन से गुजर रहा है, क्या वो उन सभी को पैलिएटिव केयर मिल पा रही है या उन सभी को उसका फ़ायदा मिल पा रहा है? देखिए, अभी आज के दिन में पैलिएटिव केयर इंडिया में कॉन्सेप्ट अभी पिछले 10-15 साल से आ रहा है। जैसे डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर सुषमा ये लोग शुरू किए हैं इंडिया में, ये मूवमेंट अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बट अभी भी बहुत ज़रूरी है पेनिट्रेशन आपका, स्पेशली हॉस्पिटल्स स्टेट लेवल पे ये सब बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। इसके लिए नया कोर्सेज शुरू किया गया है। MD पैलिएटिव मेडिसिन पहले था नहीं इंडिया में आपका, इसके लिए अलग से कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। अभी डॉक्टर लोग जैसे पास आउट करके अलग अलग स्टेट जाएंगे तो इसकी फैसिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर सुषमा, यहीं पे एक मैं आपके कैंसर सेंटर की बात करूंगा जहाँ के आप हेड कर रही हैं। आपकी एक पेन रिलीफ क्लिनिक चलती है। मैडम, किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और किस तरीके से उनको आप रिलीफ देते हैं? क्या तरीका होता है? हाँ, तो बहुत बढ़िया, फिर वापस से एक अच्छा सवाल पूछा आदित्य। और मैं सोचती हूँ कि अगर किसी कोई जो भी सुन रहे हैं वो भी ऐसे ही करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, सारे पेशेंट्स को बहुत आराम मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे सारे ऑन्कोलॉजिस्ट को हमने एक जगह बनाई है जो हमारी पेन क्लिनिक है। रूम नंबर IRCH में एक जगह है और NCI झज्जर में एक जगह है। सो स्क्रीनिंग के बाद अगर कोई भी पेशेंट पेन में आया, स्क्रीनिंग के बाद या फॉलोअप में भी किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को लग रहा है कि पेशेंट को पेन है तो वो सीधे उस वाले रूम में चले जाते हैं। और अगर हमको लगता है कि पेन का सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को इमरजेंसी में मतलब इमीडिएट पेन रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। और कई बार छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनके, अगर ट्यूमर है तो उनको तो हम उनको एडमिट कर लेते हैं। और एडमिट करके हम उनको कुछ घंटों तक कोशिश करते हैं कि हम 10 से 12 घंटे में उनका पेन सेटल हो जाए। और उसके बाद जो भी हमने दवाइयाँ दी हैं उनको ओरल मेडिकेशन में कन्वर्ट करके अगेन एम्पावर करके फैमिली मेम्बर्स को घर भेजते हैं। तो ये हमारा रहता है। और हमारा एम ऐसा नहीं है कि हम पूरा इरेडिकेट या ख़त्म कर देंगे पेन को, लेकिन हम ऑप्टिमल पेन रिलीफ हो जाए जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की एज वेल एज घर वालों की बेहतर हो जाए, बस उसको हम लोग टारगेट करते हैं। और पेन क्लिनिक में ऑलमोस्ट 70-80 पेशेंट रोज़ाना डेली एक जगह पे आते हैं, दूसरी जगह पे 100 तक पहुंचने लगे हैं। सो बिकॉज और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती जा रही है उतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। और ऑन्कोलॉजिस्ट का हमारा सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनको भी पता है कि, और उनके लिए भी मुझे लगता है उनको भी बहुत मज़ा आता होगा, क्योंकि जो अगर किसी पेशेंट को पेन है तो उनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता कि क्या दें, और वो सीधे पेन क्लिनिक में भेज देते हैं। और वहाँ पे हमारे जो फैकल्टी हमेशा एक ना एक होता है, प्लस 3 या 4 रेजिडेंट्स होते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि
उनका ऑप्टिमल पेन रिलीफ दे सकें, और उसके बाद अगर सीवियर पेन है तो फिर एडमिट करके। और मैम उसको- यहाँ पे एक सवाल मैं अपने ऑडियंस की तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो कैंसर मरीज़ होता है उसमें टाइम की बड़ी वैल्यू होती है। जैसे आप सारे माहिरीन बताते हैं, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टाइम इज़ मनी हियर, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। जितना वक्त बीतेगा उतना कैंसर आगे बढ़ता है। तो मैडम इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आपसे ही सवाल पे आएंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हेलो, आप लाइन पे हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल मैं पूछिए। मोहम्मद नासिरुद्दीन हूँ, हाँ जी चित्रदुर्गा कर्नाटका। जी जी मेरी वाइफ सैयदा तस्लीमुन्निसा, जी वो उसके सीने पे जी वो सैयदा तस्लीमुन्निसा जिनके सीने पे, दाएं सीने पे एक ब्रेस्ट कैंसर का नूडल फॉर्म हो गया। जी अब 4 साल हो गए थे वो। जी आप पूछना क्या चाहते हैं सवाल? सवाल वो पूछिए। नूडल फॉर्म होने के बाद जी वो डॉक्टर सैयद अल्ताफ हुसैन बैंगलोर, जी वो किदवाई के सर्जन है, हम्म। उनके पास ऑपरेशन हुआ है अच्छा, और 6 कीमोथेरेपी भी हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है, 21 दिन के बाद। ठीक है। नाउ शी इज अंडरगोइंग रेडिएशन एट आस्टर हॉस्पिटल बैंगलोर। ओके, और इसका फ्यूचर में हमें क्या स्टेप लेना है, प्रिवेंटिव स्टेप। अच्छा जी, आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे आप बात करना चाह रहे हैं, डॉक्टर देव आपको बताना चाहेंगे? हाँ जी, ठीक है सर। हाँ जी, नमस्कार। आपका ऐसा है कि पहले ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद हम मरीज़ की हमारी प्रोटोकॉल होती है, फॉलोअप हमें रखते हैं लाइफ लॉन्ग। तो इस पे यही ध्यान देकर मतलब दिया जाता है कि पहले आप साइड इफ़ेक्ट से बाहर आएँ, नॉर्मल लाइफ लीड करें। उसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा कि दोबारा कैंसर नहीं आए। उसके लिए चेकअप होती है, हर 3 महीने में हम लोग जांच करते हैं मरीज़ का, पहला 2 साल। उसके बाद साल में एक बार आपका मैमोग्राफी या सीटी स्कैन करनी पड़ेगी कि कैंसर और कई जगह तो नहीं आई है, और ये आपका लाइफ लॉन्ग चलती है। सो रेगुलर चेकअप के लिए जाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बाकी बीमारी जैसा ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही आप हॉस्पिटल से अपना संबंध टूट देंगे। कैंसर में वैसा नहीं है, क्योंकि 20-30% रिस्क रहता है कि दोबारा कभी भी आ सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल आपको अच्छे से बता दिया है कि रिलैप्स वापस आने की खतरा हमेशा बना रहता है। तो आपको ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट के संपर्क में रहें, उनके कांटेक्ट में रहें, ताकि बीमारी वापस आए तो उसका एक मुस्तैदी से इलाज किया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर सुषमा, अगर हम पैलिएटिव केयर की बात करते हैं तो क्या हम ये समझें या ये समझना सही होगा कि जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं या तो मतलब वो लाइलाज बीमारी के पेशेंट हैं, या फिर जिन पे डॉक्टर्स अपने हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या इसी तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं या कोई भी आ सकता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, रॉन्ग मतलब ये भ्रांति है कि पैलिएटिव केयर का मतलब एंड ऑफ लाइफ है। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं और जो पैलिएटिव केयर में रजिस्टर होते हैं, वो हम लोग एकदम जैसे एक्यूट पेन से आया और हमने उसका पेन रिलीव कर दिया या सिम्टम रिलीव कर दिया और उसके बाद हमने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, ऐसी बहुत सारी तरीके के कैंसर हैं, जैसे सीए ओवरी है, सीए ब्रेस्ट है, सीए लंग है, जो इनिशियली बहुत सीवियर सिम्टम से आए थे और उनको ज़रूरत थी इमीडिएटली पेन मैनेजमेंट की, सिम्टम मैनेजमेंट की, काउंसलिंग की, और उसके बाद वो हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट उनको अपना इलाज देने चालू कर देते हैं। वैसे सर्जरी पॉसिबल है तो सर्जरी, कीमो और रेडिएशन थेरेपी। और हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो इनिशियली रजिस्टर हुए थे पैलिएटिव केयर में, हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे बहुत अच्छा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बना, हमने उनको सही जगह से सही डॉक्टर के पास भेजा और वहाँ पे उसको ट्रीटमेंट मिला और वो सर्वाइव कर रहे हैं। सो इट इज़, इसका मतलब ये एंड ऑफ लाइफ केयर नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि अगर पैलिएटिव केयर फिजिशियन नहीं है तो ऑन्कोलॉजिस्ट को ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए कि जब पेशेंट फॉर एग्जांपल एक अर्ली स्टेज में भी अगर ब्रेस्ट कैंसर आ गया तो उसको मतलब ब्रेस्ट कैंसर का मतलब वो सिनोनिमस मानता है डेथ से, और फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं और कॉम्प्लेक्स एक पिक्चर बना देता है। तो ऑन्कोलॉजिस्ट को भी अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैलिएटिव केयर देंगे तो वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनको एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर बार पैलिएटिव केयर फिजिशियन मिलेगा,
बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो होलिस्टिक केयर उस पेशेंट उसको को मिले। दे सकते हैं। सो मैडम दिस बिल्कुल आप यहाँ ये कहना चाह रही हैं कि जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हों या रेडियोथेरेपिस्ट हों या फिर कोई मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, उन सभी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है ताकि वो ये एस्पेक्ट भी कवर अप हो सके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, समझाते हैं, बट ये बहुत ज़रूरी है कि डे टू डे प्रैक्टिस में आना चाहिए। खाली दवाइयों के बारे में बात करने के बजाय बाकी चीज़ों को भी एक्चुअली में समझाना बहुत तो बिल्कुल जैसे कि हम डॉक्टर सुषमा ने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि पैलेटिव केयर में आप सिर्फ अगर आप कैंसर या किसी गंभीर बीमारी से या कोई ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप जा सकते हैं। कोई भी अगर आपको होलिस्टिक केयर की ज़रूरत है तो आप पैलिएटिव केयर में अपना जो है बात कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जिस भी आप डॉक्टर के पास जाएं वो एक सर्टिफाइड डॉक्टर हो और आपको सही तरीके से गाइडेंस दे, बिकॉज राइट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डॉक्टर नीरज, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और जैसे कि मैम ने बताया होलिस्टिक केयर, आप किस तरह से होम्योपैथी में इसकी इम्पोर्टेंस को मानते हैं और किस तरह से होम्योपैथी में ये केयर दी जाती है? जी, देखिए इसमें कैंसर जैसी बीमारी के अंदर जब पेशेंट को पता लगता है कि फर्स्ट डायग्नोसिस के बाद कि उसको कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो उसका एक बहुत बड़ा उसको शॉक लगता है, साइकोलॉजिकल फियर डेवलप होता है, डिप्रेशन में जाता है। नॉट ओनली द पेशेंट बट उसके जो आजू बाजू उसके केयर टेकर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब एकदम शॉक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि होम्योपैथी का रोल स्पेशली एट द एक्यूट स्टेज, जब वो डिप्रेशन या शॉक या एंग्जाइटी में जा रहे हैं, कोई डर डेवलप हो रहा है फ्यूचर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो यहाँ हमारी मेडिसिन बहुत कारगर हैं इन चीज़ों को काबू करने के लिए। वो पता लगे कि कैंसर आगे जाकर के क्या रूप लेता है और उसका क्या आगे जाकर के थेरेपेटिक इंटरवेंशंस होंगे, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा इसको हम मैनेज कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पोस्ट सर्जरी, पोस्ट कीमो, पोस्ट रेडिएशन के बाद बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स लेकर के आते हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हमारी मेडिसिन से बड़ी अच्छी तरीके से हम दूर कर मैनेज कर पाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। यहीं पर एक सवाल है हमारे अभी ईमेल के थ्रू हमें आया है, ये सिद्धार्थ हैं और ये जानना चाहते हैं अपनी मदर के लिए जिनकी एज है 60 इयर्स और वो काफ़ी साल से जो है कैंसर से जूझ रही हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वो पैलिएटिव केयर जानते हैं वो इसके बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों तक इसकी पहुंच रही है लोग इन्फॉर्मेशन। तो वो ये चाहते हैं कि पैलिएटिव केयर में अगर मुझे अपनी मदर को भेजना है या घर पर भी जैसा भी ट्रीटमेंट है तो उसका खर्चा क्या होगा, व्हाट मतलब क्या अरेंजमेंट मुझे करने होंगे? सो सिद्धार्थ, पैलिएटिव केयर का खर्चा जो तुमने पूछा है वो एक्चुअली में इसमें जो मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है वो ये तो मैं 100% कह सकती हूँ कि वो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। दिस इज़ द, और इसमें स्पेशली जो पेन मैनेजमेंट है उसके लिए जो हमको मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिकेशन है जो कैंसर पेन के लिए, वो तो सबसे चीपेस्ट मेडिकेशन है पूरी एलोपैथी में, जिसको हम ओरल मॉर्फिन बोलते हैं। ओके, सो ऐसा मैं नहीं कह रही कि ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो सारी मेडिसिन फ्री मिल जाएंगी, बट इवन अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे तो पेन मेडिकेशन, सिम्टम मेडिकेशन उतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा जितना कि हम टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के बारे में। सो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, फाइनेंशियल पेन बहुत बड़ा पेन है और हम लोग उसको बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं और ऐसे धड़ाधड़ मेडिसिन लिख देते हैं और एक्सपेंसिव मेडिकेशन लिख देते हैं, देखते भी नहीं है कि मतलब पेशेंट उसको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसमें ये बहुत अच्छा तरह से जान लेना चाहिए कि पैलिएटिव केयर जब दी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव मेडिकेशंस होंगी। सो इसमें केवल मेडिसिन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, होलिस्टिक केयर चाहिए, सो वो एक रीजनेबल कॉस्ट में पॉसिबल है। ओके, आउट ऑफ द रीच नहीं है। आउट ऑफ रीच। डॉक्टर देव, यहीं पे आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि आप एक सर्जन हैं, एक काफ़ी जाने माने सर्जन हैं। कैंसर पेन मैनेजमेंट में पैलिएटिव केयर का क्या रोल है डॉक्टर साहब? क्योंकि जब सर्जरीज़ होती हैं, चाहे वो मेजर सर्जरीज़ हों या माइनर सर्जरीज़ हो, पेन तो पेशेंट को हो ही सकता है, हालांकि आप मेडिकेशन के द्वारा पेन को काफ़ी रिलीफ करवा देते हैं, लेकिन ये जो पैलिएटिव केयर है, इस डॉक्टर साहब इसकी क्या भूमिका रहती है, इसकी क्या रोल रहता है? कि सिंपल सी चीज़ है, कोई भी इंसान हॉस्पिटल जाने से, इलाज से किस लिए डरता है? पेन, जी, ठीक है।
शुरू से आपका जैसे इंजेक्शन लगने से लेके ऑपरेशन से लेके कीमोथेरेपी हर चीज़ डरता है पेन। सो ये सॉल्यूशन आपका जैसे डॉक्टर सुषमा ने बताया सिर्फ पैलेटिव केयर में ही नहीं है, सर्जरी पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि वो लोग कोई भी ऑपरेशन आपका चीरा फाड़ी करेंगे तो पेन तो होगी बॉडी, बिल्कुल तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो हम लोग इसलिए मिलजुल के काम करते हैं कि जो भी पेशेंट का मेजर कैंसर ऑपरेशन होती है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होती है, तो उनका पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स एकदम ठीक रहे, पेशेंट पेन फ्री रहे, उसमें इनकी बहुत मदद होती है हमारी। सारे पेशेंट्स की रिकवरी अच्छी होती है, जैसी पेन कंट्रोल करेंगे पेशेंट की मोरल बढ़ती है, जल्दी रिकवर होता है, जल्दी घर चला जाता है, तो इसका बहुत सारे बहुत फायदे इंपॉर्टेंट रोल है बिल्कुल। डॉक्टर तो जैसे कि डॉक्टर देव ने बताया कि पेन है तो मतलब डर तो होता ही है। एक छोटा सा इंजेक्शन भी कोई लगवाने जाए तो वाकई एक बार ही वो डरता है कि मुझे पेन तो नहीं होगा, पर ये कैंसर है, इसमें पेन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जैसे कि हमने बात की कि पेशेंट के लिए, पेशेंट के परिवार वालों के लिए जितना मुश्किल है उतना आप लोगों के लिए भी तो मुश्किल रहता होगा बीइंग अ डॉक्टर। जब कोई पेशेंट आपके पास आता होगा अपनी प्रॉब्लम लेके, वो उस टाइम इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वो पूरी तरह से टूटा हुआ होता है बेसिकली। तो आप लोगों को उसको संभालना कितना चैलेंजिंग होता मैं है? एक चीज़ में और ऐड करना चाहूँगा मैम, अगर हम अब्रॉड की बात करें, विदेशों की बात करें, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स काफ़ी कम होते हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, नंबर ऑफ़ पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग बिल्कुल, आपके एक सेकंड फुर्सत भी नहीं होती है। इस दौरान भी आप अपने को किस तरह स्ट्रेस फ्री रखते हैं और पेशेंट को किस तरह स्ट्रेस फ्री? दोनों का सवाल बहुत जल्दी से दे देती हूँ शॉर्ट में, क्योंकि देखो ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर, डॉक्टर को अपनी केयर करनी अच्छे से आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो सेल्फ केयर है उसका सबसे बड़ा, सेल्फ केयर मीन्स यू शुड बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव डन। सो अगर एक पेशेंट पेन में आया, स्पेशली बच्चे जब पेन में होते हैं ना, तो वो बहुत ही टेरिबल होता है उसको देखना, क्योंकि मदर एंड फादर का पेन नहीं देखा जाता। सो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो तो उसका पेन रिलीफ करके मिलता है, और जैसे ही हम पेन रिलीफ करते हैं हमको बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और हमारा स्ट्रेस पूरा छूमंतर हो जाता है। सो इट्स लाइक हमें अपना प्रोफेशन, हमने अपना पैशन बना लिया, और इससे हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अगर कोई पेशेंट पेन में है उसका पेन रिलीफ किया और स्ट्रेस फ्री हो गए। अगर हम पेन नहीं रिलीफ नहीं करेंगे तो हमको बहुत तकलीफ रहेगी। और हम लोग देव शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। नहीं, बिल्कुल वही बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर वही होता है कि दूसरों की दर्द जो समझ पाए, बिल्कुल, बहुत ठीक अच्छी है? बात तभी कही आप आपने। ठीक कर पाएंगे जब दूसरे की दर्द आप समझ आप पाएंगे। अपने आप को रख के देखना पड़ता है हमेशा, हर सिचुएशन में। उसके लिए आपका बॉडी माइंड ट्रेन हो जाती है। Right. अगर आप कमिटेड है, जैसे डॉक्टर सुषमा बोल रहे, पैशन है, कमिटमेंट है, फिर ये स्ट्रेस नहीं रहता है, ठीक है? दुख दर्द मानते नहीं है हम लोग, बिल्कुल। ठीक और है? टाइम का भी पता नहीं वही हमको एनर्जी देती है। और टाइम का भी डॉक्टर पता नीरज, है। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे जब आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते देखिए, वही बात है कि ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि हमें पेशेंट का मद्देनज़र रख के, अपने को रख के समझना पड़ता है। तो पेशेंट का दर्द जब तक हम फील नहीं करेंगे हम उसको रिलीफ नहीं दे पाएंगे, और उसका रिलीफ हमारे लिए रिलीफ होता है। कंफर्ट, अगर पेशेंट कंफर्ट जोन में आ गया तो हम ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। Right. बाकी जो आपने बात की कि सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर में मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स को भी अपना मेडिटेशन, स्ट्रेस फ्री अपने को रखना चाहिए। आउट ऑफ दी जो ड्यूटी आवर्स हैं उसके बाद थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, चाहे उसमें अपनी जो भी इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ हैं उसमें थोड़ा बहुत टाइम डिवोट करना चाहिए। अपना आजकल योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ें काफ़ी बिल्कुल, हद तक बिल्कुल। बढ़ रही हैं और लोगों को काफ़ी जागरूकता दे रही हैं। तो हमें सब लोगों को ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम नेचर के जितना करीब रहेंगे, जितना जुड़े रहेंगे, उतना हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकेंगे और स्वस्थता दूसरों को भी प्रदान कर सकेंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पे डॉक्टर देव, हम आपसे एक छोटा सा मैसेज लेना चाहेंगे आज पैलेटिव केयर के ऊपर। आप क्या एक मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, पहले मैं कैंसर को सबको समझना चाहिए। कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ में आएगा, डरना नहीं है इससे, ठीक है? 50% से ज़्यादा आज के दिन में क्यूरेबल, वो पहली चीज़ है। राइट। सेकंड, अगर उसके बियॉन्ड भी आप जाएंगे, एडवांस कैंसर्स भी आजकल जिस तरह से ट्रीटमेंट्स आ रहा है, और एक 50% सिर्फ बचा सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? उसके बाद भी आपका होप है पैलेटिव केयर, जैसे डॉक्टर सुषमा ने बताया। तो आगे भी आप अगर जाएंगे, उसका क्या है कि ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम इस स्टेज में पहुंच चुके हैं। इंडिया में क्या है कि आपका पब्लिक में अभी भी होते हैं कि मरीज को मत बताइए, उसको छुपा के रखिए, रिश्तेदार को मत बताइए। वो तरीका एक स्टेज तक ठीक है, बट एक स्टेज आ जाए कि आपको एक्सेप्ट करना Exact, पड़ेगा, right. तब आप एम्पावर होंगे, आपका उसको डील कर पाएंगे, मरीज और एक्सेप्टेंस फैमिली। डॉक्टर साहब बहुत ज़रूरी है, बहुत ताकि हम हकीकत से बिल्कुल। हमें तारुफ हो सके। डॉक्टर सुषमा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप पैलेटिव केयर की जानी मानी एक्सपर्ट है, आप क्या पब्लिक को कहना चाहेंगे इस बात? मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगी कि कैंसर अगर किसी भी स्टेज में डायग्नोसिस हो गया, हर स्टेज में एक रियलिस्टिक होप पॉसिबल है। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है
आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से पहले सबसे पहले जाने कि डिजीज़ किस स्टेज में है और उसकी क्या रियलिस्टिक ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ट्रीटमेंट है तो ज़रूर करवाइए, और अगर डॉक्टर कहता है कि ट्रीटमेंट का पॉसिबिलिटी कम है और तो आपको 100% डॉक्टर से ये पहले कहने का अधिकार है कि एटलीस्ट वो आपको गुड सिम्टम मैनेजमेंट दे सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉटेवर जितना भी टाइम हमारे पास लाइफ में बचा है उसको एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डॉक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंट को वो रियलिस्टिक होप दें जिससे कि वो बचे हुए डेज को ईयर्स में बदल सके, इस रादर देन हम उस ईयर्स के चक्कर में इन डेज को भी खराब कर दें। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ से ही मैं आपसे डॉक्टर नीरज ये पूछना चाहूँगी कि मैम ने पैलेटिव केयर बताया, सर ने कैंसर बताया, लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि बाद में तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है, उससे पहले कैसे की जाए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर? देखिए, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग के माध्यम से उसके साथ टच में रह करके वो तभी पॉसिबल होगा जब पेशेंट और डॉक्टर का एक अच्छा रेपो बनेगा। टाइम टू टाइम ये देखा जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, मरीज कंप्लेन करते हैं कि वो डॉक्टर सुनता नहीं है, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो मरीज को बहुत अंदर तक समझते हैं, सुनते हैं और उसको अपना दर्द महसूस करते हैं। जी, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा बने बिल्कुल। और कम्युनिकेट करें, उसको एक रियलिस्टिक पिक्चर, जैसे मैम ने कहा कि रियलिस्टिक पिक्चर देना बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट सिस्टम हमें डेवलप करना है। हमारे नॉट ओनली डॉक्टर्स, कई सारे एनजीओज ऐसे हैं जो उनके वॉलंटियर्स जा कर के उनके घरों पे उनको साथ टाइम व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग जो हॉस्पाइस में या टर्मिनल केयर इंस्टीट्यूट्स में पड़े रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स कई बार नहीं जा पाते या नहीं जाते देखने के लिए, मिलने के लिए, तो कुछ वॉलंटियर्स एनजीओज के ऐसे हैं जो कि जा कर के उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। ओके, तो वो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें डेवलप करना। जी। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि हमारे माहिरीन ने आपको समझाया और आज हेलो डॉक्टर में हमने आपको भी समझाने की कोशिश की कि पैलिएटिव केयर क्या होती है, किस तरह से ये काम करती है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप कुछ हद तक समझ पाए होंगे कि ये वो केयर है जो कि आपकी ज़िंदगी को, जो आपकी ज़िंदगी, हम ये नहीं कहेंगे बची हुई ज़िंदगी क्योंकि आपको लॉन्ग लाइफ मिले, लेकिन जितनी भी है वो उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो। डरना नहीं है इस कैंसर से, हमें लड़ना है। और पूरी तरह से जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है इस पैलिएटिव केयर के माध्यम से आपकी पूरी तरह से आपको हेल्प और सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आइए, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आइए डॉक्टर्स के पास, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए ताकि वो आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन दे सके। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने पैलिएटिव केयर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को और हमें भी समझाया। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctor@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। कैंसर एक मोहलिक और खतरनाक मर्ज है। कैंसर सेल्स की खराबी से होता है और ये जिस्म के किसी भी हिस्से में और किसी भी उम्र में हो सकता है। कैंसर का पता अगर जल्द चल जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। हमें अपने जिस्म के किसी एक हिस्से में मुसलसल दर्द और किसी भी तरह की गांठ को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कैंसर की बीमारी में दर्द को कम करने और मरीज की मजमूई देखभाल के लिए पेशेवराना खिदमात फराहम की जाती हैं। इसमें मरीज की जिस्मानी, जहनी और जज्बाती परेशानियों का ख्याल रखा जाता है। कैंसर में मुब्तला मरीज के कुनबे वालों का रोल भी उसकी मजमूई देखभाल में निहायत अहम होता है। इस तरह की खिदमात का मकसद मरीज के लिए आसानी और सहूलत पैदा करना होता है।
इतने किरदार निभाते हुए